तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लाओ जेंग एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि लाओ जेंग की सोड का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने लाओ जेंग को मार मार कर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी, यहाँ तक कि उसकी हड्डी पसली भी टूट गई थी। और जब ये बात लिनफी को पता चलती है तो वो फौरन से भागते हुए लाओ जेंग के पास जाने लगता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो उसकी हालत देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि लाओ जेंग उस वक्त अपना आखिरी कार्ड चल चुका होता है और अपनी बॉडी को फोर्स करके उसने फिर से उस बीस्ट का सिर काट दिया था। मगर इस टेक्निक को यूज करने की वजह से उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो गई थी। लिनफी उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाए, मगर लाओ जेंग उसे साफ साफ मना कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी वहीं जान निकल जाती है। जिसके बाद वो बीस्ट फिर से खड़ा हो जाता है और अपने सिर को रीजनरेट कर लेता है। तो लिनफी उस बीस्ट को जैसे ही देखता है तो अचानक वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी एंजल पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो एक ही पावरफुल स्प्लैश अटैक के साथ उस डीमन के 2 टुकड़े कर देता है और लाओ जेंग की डेड बॉडी को लेकर नाइट वॉच के पास आ जाता है। और फिर आगे के सीन में हमें दिखाया गया है कि लिनफी नाइट वॉच के पास आता है और उनकी आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिनफी आर्मी के सूट में जब अपने घर पे आता है तो उसकी आंट उसे देखकर हैरान रह जाती है। उन लोगों को लिनफी का एक लेटर भी मिलता है जिसमें लिनफी ने अपनी आंट को अपनी सारी मजबूरियां बताई होती है कि वो किस लिए आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है। और दूसरी तरफ से नाइट वॉच भी उसके साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार होते हैं, बल्कि वो तो खुद चाहते थे कि लिनफी उनकी टीम का हिस्सा बने। वो लोग एग्रीमेंट करते ही उसे फर्स्ट एडवांस सैलरी भी दे देते हैं, जो कि लिनफी फौरन से अपने घर भिजवा देता है और फिर अपने ही मोबाइल से अपनी आंट को कॉल करता है। तो उसकी आंट बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो। अगर तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकती। लगता है कि शायद अब तुम मुझे अपनी आंट भी नहीं समझते। मगर लिनफी इस हरकत के लिए उनसे माफी मांगता है, जिस पर उसकी आंट रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मिलिट्री कैंप जा रहे हो, तुम्हें कितने दिन लगेंगे, क्या तुम 2 दिन में पहुंच जाओगे। तो लिनफी कहता है कि शायद 2 दिन से ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये ग्रीन लाइन बहुत ज्यादा स्लो चलती है। तो उसकी आंट कहती है कि ठीक है, वहाँ जाने के बाद अच्छे से खाना पीना, क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा वीकनेस होगी। अगर तुम अच्छे से खाओगे तो तुम्हें कोई थकावट नहीं होगी। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे जमा किए हैं, जब तुम वापस आओगे तो मैं पैसे तुम्हारी शादी पर खर्च करूंगी। मगर लिनफी कहता है कि आप वो पैसे खर्च कर दीजिए, आपने जितने पैसे जमा किए हैं उतनी मुझे हर साल सैलरी मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि ये पैसे या तो आप अपने ऊपर खर्च करें या फिर जियान पर खर्च कर दें, उसे बहुत ज्यादा कपड़े चाहिए होते हैं। तो उसकी आंट कहती है कि अच्छा ठीक है, क्या तुम यांग जियान के लिए कुछ कहना चाहते हो। तो लिनफी कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम कहूंगा, फिलहाल सिग्नल इतने अच्छे नहीं हैं, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही। तो आंट कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम जैसे ही वहाँ पे पहुँच जाओ तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ये कहने के बाद लिनफी फिर कॉल कट कर देता है और हम लोग दूसरी तरफ यांग जियान को देखते हैं। वो लिनफी को कहता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुमने आर्मी ज्वाइन कर ली। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नाइट वॉच लिनफी के घर के बाहर एक स्पेल लगा देती है ताकि वो लोग उसके घर को डीमन से बचा सके। और वो लोग लिनफी से भी कहते हैं कि हम तुम्हारी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। और दूसरी तरफ लिनफी कह रहा होता है कि अपनी फैमिली के साथ रहना उन्हें खतरे में डालना है, बेहतर है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। वो लोग लिनफी के घर में स्पेल्स लगाने के बाद लिनफी के पास जाते हैं। वो एक कोने में खड़ा हुआ होता है और कैप्टन उससे कहता है कि हमारा काम हो गया है, हमें अब चलना चाहिए। तो लिनफी उन लोगों के साथ चला जाता है और कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि हमें कहाँ जाना है। तो कैप्टन कहता है कि तुम बस साथ चलते चलो, आगे चलकर तुम्हें पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग लिनफी को लेकर एक ट्रेनिंग रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे उसे सबसे पहले शूटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। एक वॉरियर उसे अपना एक डेमो देते हुए कहता है कि चलो अब तुम भी दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। तो लिनफी फौरन से एक गन पकड़ता है और अपनी पावर के जरिए सेंटर पे अच्छे से फोकस करने के बाद फिर एक के बाद एक फायर करना शुरू कर देता है। मगर हम लोग देखते हैं कि उसने जितने भी फायर किए थे उसमें से एक भी फायर उसके टारगेट पे नहीं लगा था। मगर दूसरी तरफ वो अपने सीनियर से जाकर कहता है कि बताओ मेरा टारगेट कैसा है। तो सीनियर देखता है कि टारगेट तो एक भी नहीं हुआ है, जिस पर वो कहता है कि लगता है कि ये बच्चा भी किसी फैंटेसी वर्ल्ड से आया है। और फिर अगला टेस्ट उसका रनिंग टेस्ट होता है, जिसमें उसका मुकाबला एक और लड़की के साथ होता है। वो लड़की उससे रेस में काफी आगे जा रही होती है और वो कहती है कि तुम माइकल के स्पोक पर्सन हो, इसीलिए तुम्हें यूनिक और स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस तुम्हारी तलाश में फिर रही हैं और वो लोग तुम्हें जैसे ही देखेंगे तो वो तुम्हें मार डालेंगे।
और दूसरी तरफ शाओ नान भी उसे एंजल माइकल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और कहता है कि तुम इस वक्त इकलौते ऐसे बंदे हो जो कि इस दुनिया की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें पहले अपनी एबिलिटीज के बारे में जानना होगा कि माइकल एंजल ने तुम्हें जो पावर्स दी हैं उन्हें तुमने कैसे अवेकन करना है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो एक गेमिंग वर्ल्ड में एक लड़की के साथ कॉम्बैट फाइट कर रहा होता है। वो लड़की कहती है कि तुम तो काफी फास्ट हो, तुमने जिस लेवल को अचीव कर लिया है नॉर्मली कोई भी इंसान इतना जल्दी इस लेवल को अचीव नहीं करता। और शाओ नान उसे बताता है कि हमारे डाशिया में 5 ऐसे वॉरियर्स हैं जिनका लेवल इतना हाई है कि वो किलिन को भी आराम से हरा सकते हैं। यूँ समझो कि वो भी गॉड की तरह के ही पावरफुल लोग हैं। उनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ एक ही अटैक में किसी का भी काम तमाम कर सकते हैं। उनमें से एक बंदा तो हमारा ही कमांडर है। और जहाँ तक बाकी के वॉरियर्स की बात करें तो उनके बारे में किसी को भी नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ हैं। और दूसरी तरफ फिर अपने शूटिंग टेस्ट में काफी तेजी के साथ इम्प्रूव कर रहा होता है। पहले उसका निशाना टारगेट से बहुत ही दूर जाकर हिट कर रहा था, मगर अब वो टारगेट के बिल्कुल करीब हिट कर रहा था। और फिर उसका अगला टेस्ट होता है बॉल्स को डॉज करना। उसके आसपास बहुत सारी बॉल्स होती हैं जो कि काफी तेजी के साथ मूव कर रही थी और लिंफी को उनसे खुद को बचाना था। इस टेस्ट को असल में पेनल्टी एरिया भी कहते हैं। वो लोग उसका टेस्ट लेने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा एडवांस लेवल तक लेकर जा रहे होते हैं ताकि वो अपनी स्पेशल एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे टेस्ट को क्लियर करता जाए। वो उसके माइंड को और उसकी एबिलिटीज को देखता है तो वो कहता है कि ये तो मुझे एक नॉर्मल इंसान लग रहा है, मगर अचानक से उसे अपने डिवाइस में कुछ दिखाई देता है जिस पर वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये एक थियोलॉजी मूवमेंट है। और फिर शाओ नान उसे बता रहा होता है कि हमारे पास एंजल माइकल की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है और ना ही हम लोग उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ जानते हैं। वो लिंफी का सिग्नेचर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि लिंफी ने अपने सिग्नेचर में अपने नाम की जगह वर्ड मिरेकल यूज किया होता है। और फिर दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है कि लिंफी ने अपने टेस्ट को बहुत ही तेजी के साथ क्लियर करना शुरू कर दिया था और वो बहुत जल्द एडवांस लेवल में चला गया था, जिस पर वो लोग भी काफी हैरान होते हैं। और फिर वो फाइटिंग के लिए उस लड़की के साथ गेम वर्ल्ड के अंदर जाता है तो वो उसे भी काफी कड़ी टक्कर देता है। और वो लड़की लिंफी से कहती है कि मैं क्लियरली देख पा रही हूँ तुम्हारी मेंटल ग्रोथ वो काफी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। और शूटिंग के मामले में भी अब लिंफी को एक बहुत बड़ी गन के साथ शूट करना था। वो बंदा उसे बताता है कि ये एक सुपर स्नाइपर है, इसलिए इसे जरा संभाल कर यूज करना। वो अभी उसे ये बातें बता ही रहा होता है कि इतने में लिंफी एक फायर कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका निशाना फिर से चूक जाता है। ये देखकर वो कहता है कि शायद ये भी कोई मिरेकल है, मगर एक टेस्ट उससे रात के टाइम पे लिया जाता है जिसकी वजह से लिंफी उस टेस्ट को बहुत ही आसानी से पास कर लेता है क्योंकि रात के टाइम पे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और नाइट वॉच इसे काफी अच्छे से नोट कर रहे होते हैं। और शाओ नान कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए एंशिएंट चर्च तुम तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर उन लोगों ने तुम्हें ढूंढ लिया तो मुझे पूरा यकीन है कि या तो वो लोग तुम्हें अपने साथ शामिल होने के लिए कहेंगे, अगर तुमने इनकार कर दिया तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। और वहाँ पे वो उसे इंडिया के एक सुप्रीम गॉड ब्रह्मा के बारे में भी बताता है और साथ में ग्रीक गॉड हेला और गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड के बारे में बताता है। और वो उसे ये भी बताता है कि कुछ इविल गॉड्स ने एक साथ मिलकर एंशिएंट होली चर्च को बनाया है क्योंकि वो गॉड्स पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल चाहते हैं, यहाँ तक कि उस फोक के दूसरी तरफ जो दुनिया आबाद है वो उसे भी कंट्रोल करना चाहते हैं। और इस काम के लिए उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया, ऐसे लोग जिनके पास गॉड पावर्स होती है या फिर उनके अंदर किसी तरह की भी इविल पावर होती है तो वो उन्हें फौरन से अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करते हैं। वो सब लोग जो कि उस फोक से निकले हैं वो उन्हें अपना टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं। उस फोक में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। ये बात सुनकर लिंफी शाओ नान से कहता है कि क्या तुम भी उस फोक के अंदर से आए हो, मगर शाओ नान कहता है कि ये बात तुम्हें बाद में पता चल जाएगी और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें कुछ भी करके एंशिएंट चर्च से बचकर रहना है। अगर वो लोग तुम्हें ढूंढ लेते हैं तो वो लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करेंगे या फिर वो लोग तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो उन्होंने बाकी लोगों का किया है। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग खाने की टेबल पर एक साथ बैठे हुए होते हैं और जैसे ही खाना आता है तो वो सब लोग सबसे पहले मीट के लिए लड़ना शुरू करते हैं। मगर अचानक से वहाँ पर एक और वॉरियर आता है जो कि एक मीट पीस उठाकर सीधा लिंफी के पास रखता है और कहता है कि ये हमारा नया मेंबर है इसलिए हमें इसे थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। वो वॉरियर लिंफी से कहता है कि अगर तुम ठीक से खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी आई साइट वो सही से काम नहीं करेगी। ये बातें सुनने के बाद लिंफी उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं है कि मैं रहूंगा कहाँ पे।
तो होंग जी कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम मेरे घर में रह सकते हो, मगर वैसे भी तुम्हें फिलहाल शूटिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो मेरी मानो तो तुम अपने शूटिंग मास्टर के साथ चले जाओ। मगर दूसरी तरफ उसका फिर दूसरा साथी कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोग इसे अपने साथ नहीं रख रहे तो फिर ये मेरे साथ रहेगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का लिन्फी को लेकर अपने साथ बाहर जा रहा होता है और लिन्फी उससे कहता है कि जरा एक मिनट रुको, ये रास्ता तो सीधा होंग जी के घर की तरफ जाता है। मगर उसका सीनियर कहता है कि तुम ये बात जान जाओगे कि हम लोग वहाँ पर क्यों जा रहे हैं, वैसे भी हर नाइट वॉच के अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं। ये कहने के बाद वो लोग कुछ झाड़ियों के पीछे से देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि होंग जी लाओ जेंग की कब्र के पास बैठी हुई रो रही होती है। ये देखकर लिन्फी भी हैरान हो जाता है। होंग जी असल में लाओ जेंग की कब्र के ऊपर एक छोटा सा मॉन्यूमेंट लगा रही होती है और उसके ऊपर उसका नाम लिख देती है। ये देखकर लिन्फी का वो सीनियर कहता है कि आज रात में भी यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट लगाने के लिए आने वाला था, मगर मुझसे पहले ये यहाँ पे आ गई है। उसने किसी को भी नहीं बताया और वो खुद चोरी छुपे यहाँ पर आई है। और इस तरफ होंग जी लाओ जेंग को याद करके बहुत ही जोर से रोना शुरू कर देती है। उसे इस तरह रोता देखकर लिन्फी कहता है कि मैं उसे एक मर्तबा जाकर देखना चाहता हूँ, मगर उसका सीनियर उसे मना करता है और कहता है कि उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, तुम उसके पास जाकर उसके सीक्रेट को रिवील कर दोगे। वो नहीं चाहती कि कोई भी उसके बारे में जाने, वो ये बात सब लोगों से छुपाती रहती है, मगर हम सब लोग जानते हैं कि वो लाओ जेंग को कितना ज्यादा लाइक करती थी। और अगर तुम्हें ये लगता है कि सिर्फ हम दो लोग ही यहाँ पे मौजूद हैं तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि लाओ जेंग के सीनियर्स वो भी उसकी मॉन्यूमेंट को देख रहे होते हैं। शाओनान थोड़ी सी वाइन नीचे गिराकर लाओ जेंग को ट्रिब्यूट पेश करता है और फिर उन लोगों का कैप्टन वो भी थोड़ी सी सिगरेट पीता है और बाकी सिगरेट को नीचे रख देता है और लाओ जेंग से कहता है कि ये सिगरेट तुम्हारे लिए है। और वहीं पे हमें दो और टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है। वो लोग ऊपर खड़े होकर ये सारी सिचुएशन देख रहे होते हैं। पास में वो लड़की भी लाओ जेंग की याद में रो रही होती है। होंग जी पूरी रात उसकी कब्र के बाहर बैठकर रो रही होती है और उसके साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग लिन्फी को देखते हैं। वो ये सारी सिचुएशन देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया था और जैसे ही वो सोने लगता है तो अचानक वो अज़ाइलम ऑफ गॉड में चला जाता है, जहाँ पे वो गॉडेस ऑफ नाइट की ट्रीटमेंट की गोलियां उसके हाथ में रख देता है। मगर उसकी वो मदर कहती है कि क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो, क्या कोई तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात है कि जो तुम कहना चाहते हो? तो लिन्फी कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये कहने के बाद वो उस व्हील चेयर को लेकर वहाँ से आगे की तरफ जाने लगता है, मगर उसकी वो मदर उन गोलियों को जैसे ही नीचे फेंकती है तो वहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट होता है, जिससे वहाँ का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो लोग एक अलग ही जगह पहुँच जाते हैं। और उसकी मदर कहती है कि मेरी बात अच्छे से याद रखना, बात करने से ही मसला हल होता है। अगर चुपचाप यूं ही अपनी बातें अंदर दबाए फिरते रहोगे तो इससे कोई भी मसला हल नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद लिन्फी उसे बताता है कि मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, ना ही बहुत सारे लोगों के साथ उसका कोई लेना देना था, मगर फिर भी वो उन लोगों की खातिर हर वक्त दुश्मनों से लड़ता रहता था और उसने हमारी प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान गंवा दी। मैं उसके सामने खड़ा हुआ था, वो मेरी आंखों के सामने मर गया, पर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैं सच में उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ ताकि मेरी ये बेचैनी खत्म हो सके। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर मैं चाहता था कि वो इस दुनिया में सरवाइव करे। वो बहुत सारे लोगों की उम्मीद था, न जाने कौन कौन से लोग उसके ही आसरे पर जी रहे थे। तो लिन्फी की बातें सुनने के बाद गॉडेस ऑफ नाइट कहती है कि तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, मगर तुम मरे हुए बंदे की जगह किसी और को रिप्लेस नहीं कर सकते। तुम ये कर सकते हो कि जो वो मकसद पूरा करना चाहता था उस मकसद को तुम पूरा कर दो। अगर वो लोगों के लिए एक अच्छी लाइफ चाहता था तो तुम उसका ये मकसद पूरा कर दो और लोगों को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करो। मगर इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ और मैं वैसे भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। और अगर मेरी मानो तो तुम बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी मत जाया करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। या फिर एक काम करो कि मेरा ये ब्रेसलेट अपने पास रख लो, आज से इस ब्रेसलेट को कभी भी अपने हाथ से मत उतारना। मगर जब वो अपने हाथ की तरफ देखती है तो वो कहती है कि मेरा ब्रेसलेट वो कहाँ गया? और फिर उसे याद आता है कि उसने अपना ब्रेसलेट तो एक लड़की को दे दिया था। वो लिन्फी को बताती है कि वो लड़की मेरा ब्रेसलेट ले गई है, उसने भी बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहने थे जैसे कि तुमने पहने हैं। वो नीचे 3rd फ्लोर से आई थी।
ये सुनकर लिंसी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, अजाइलम ऑफ गॉड में तो सिर्फ मैं ही आ सकता हूँ, आखिर मेरे अलावा कौन है जो यहाँ पे आया है। और गॉडेस ऑफ नाइट ने उसे बताया था कि ये बात 5 साल पहले की है। उसने 5 साल पहले गॉडेस ऑफ नाइट के साथ एक शर्त लगाई थी और वो शर्त उससे जीत गई थी, जिसकी वजह से गॉडेस ऑफ नाइट ने अपना ब्रेसलेट उसे दे दिया था। मगर वो ये बात जानकर हैरान होता है कि उस लड़की ने क्रिएशन कंपटीशन में गॉडेस ऑफ नाइट को हराया है, क्योंकि गॉडेस ऑफ नाइट इस दुनिया की 5 क्रिएटर्स में से एक है। तो लिंसी को ये बात काफी हैरान करती है और वो कहता है कि आखिर उस लड़की ने क्रिएशन में गॉडेस ऑफ नाइट को कैसे हरा दिया। इतने में उसे वहाँ पर एक लेटर मिलता है जिसे वो खोलकर उठाता है, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि सुनो अजनबी, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ और तुम इस अजाइलम ऑफ गॉड के मास्टर हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपनी ये इन्फॉर्मेशन किसी को भी मत दिया करो, क्योंकि अगर किसी को पता चलेगा कि तुम अजाइलम के मास्टर हो तो वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। मैंने तुम्हारे पेशेंट से कुछ चीजें ली हैं जो कि मुझे चाहिए थी, मगर तुम फिक्र मत करो, ये चीजें मैं बहुत जल्द वापस कर दूंगी। और हाँ, एक बात अच्छे से याद रखना कि इस ऑफिस के नीचे एक और स्पेस मौजूद है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं खुद तुमसे आकर मिलूंगी। यहाँ पर तुमसे पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं, मगर मुझे और किसी से उम्मीद नहीं थी। तुम वो पहले शख्स हो जो कि मुझे वापस से मेरे घर भेज सकते हो। ये कहने के बाद हम लोग देखते हैं कि लिंफी अंडरग्राउंड जगह में चला जाता है, जहाँ एक प्रिजन के अंदर हमें एक डीमन को दिखाया जाता है। वो डीमन उसके अंदर कैद था और उस प्रिजन से बाहर निकलने के लिए वो उसे तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो उस प्रिजन को नहीं तोड़ पा रहा था। और लिंफी जैसे ही उस प्रिजन के पास आता है तो वो डीमन उसे देखते ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और लिंफी कहता है कि मैंने सोचा था कि यहाँ पे मेरी मुलाकात किसी और से होगी, पर तुम तो एक डीमन निकले। ये सुनते ही वो डीमन गुस्से में आकर उस प्रिजन को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। और हम देखते हैं कि उस प्रिजन को तोड़ने के लिए फिर वो डीमन आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाता है और फिर लिंफी अपनी बॉडी से एक हल्का सा ऑरा रिलीज करता है, जिससे वो डीमन पीछे एक दीवार से जा टकराता है। और इतने में फिर लिंफी को वहाँ पर सिस्टम के जरिए कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। उसे बताया जाता है कि ये एक मिथिकल क्रीचर है जिसे तुमने अपने हाथों से मारा है, इसलिए ये तुम्हारे सोल स्पेस में मौजूद है। अगर तुम चाहो तो इसे यहीं पे ही खत्म कर सकते हो, और अगर तुम चाहो तो इसे अपने सोल स्पेस के अंदर ट्रेन करके इसे एक अच्छे डीमन में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसके बाद जब तुम सोल स्पेस में से बाहर चले जाओगे तो ये डीमन यहाँ पे रहकर तुम्हारे पेशेंट्स की देखभाल करेगा। ये पढ़ने के बाद अचानक लिंफी उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है तो वो डीमन अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, मगर लिंफी उसे फिर से पुश करके वहाँ से दूर फेंक देता है और अपने हाथों की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसका एक पूरा का पूरा बाजू ही उसकी बॉडी से उखाड़ देता है, जिसकी वजह से वो डीमन बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और लिंफी उससे कहता है कि तुम मेरे घर के आसपास कहीं भटक रहे थे, क्या ये कोई एक्सीडेंट था या फिर तुम जानबूझकर वहाँ पर गए थे। इतने में अचानक लिंफी उसके माइंड को रीड करता है। उसे दिखाई देता है कि इन क्रीचर्स को कुछ खिलाकर ऐसा बनाया गया है और ये खिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि एंशिएंट चर्च का ही एक सेंट है। ये देखने के बाद वो कहता है कि अच्छा, तो ये सब कुछ तुम्हारे साथ एंशिएंट गॉड्स ने किया है। और फिर हम उस डीमन की तरफ देखते हैं। इसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब लिंफी से बहुत ज्यादा डर गया है। तो लिंफी उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तो तुम उनके सबसे पहले शिकार हो जिसे एंशिएंट गॉड्स ने इवॉल्व किया है, इसीलिए तुम आइस मून लॉ के बारे में काफी अच्छे से जानते भी होगे। ये कहते ही वो उसे पकड़कर खींचता है और कहता है कि बदकिस्मती से मुझे तुम पर जरा भी रहम नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने एक बहुत ही खास शख्स को मारा है। ये कहकर वो उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और कहता है कि मेरे इस अजाइलम ऑफ गॉड में मैं तुम्हें बिल्कुल भी वेलकम नहीं करने वाला। ये कहते ही वो उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिंफी अपने कैप्टन के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और कैप्टन उसे बताता है कि हमारा सबसे बेसिक वेपन है स्टार ब्लेड, इसके जरिए हम लोग अपने बेसिक स्टाइल में फाइट करते हैं। ये सुनने के बाद लिंफी अपने उसी सोर्ड के साथ कैप्टन पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है, मगर वो कैप्टन बहुत ही ज्यादा स्किलफुल होता है और उसके हर एक अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर रहा होता है और उससे कहता है कि ये माइकल की एबिलिटी नहीं है, तुम्हें माइकल की एबिलिटी को यूज करना चाहिए। मगर लिंफी कहता है कि हर नाइट वॉच के अपने सीक्रेट्स हैं और मेरे भी कुछ अपने सीक्रेट्स हैं और मैं उन्हें सीक्रेट रखना चाहता हूँ। ये सुनकर कैप्टन कहता है कि ठीक है, तो फिर अपने सीक्रेट्स अपने पास रखो और मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है। जिस पर लिंफी कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। ये कहने के बाद वो लोग फिर से एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू करते हैं और इस मर्तबा भी लिंफी का कोई भी अटैक कैप्टन को छू नहीं पा रहा था। वो बहुत ही मजे के साथ उसके हर एक अटैक को डॉज किए जा रहा था, जिसकी वजह से लिंफी भी अब कंफ्यूज
कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो उस पर वार क्यों नहीं कर पा रहा। और दूसरी तरफ कैप्टन उससे कह रहा होता है कि हमें तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए तुम्हें अपने स्वॉर्ड स्किल्स को बहुत ही तेजी के साथ डेवलप करना होगा। तो लिनफी कहता है कि मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, मैं अपने कुछ नए स्वॉर्ड स्किल्स को क्रिएट करूंगा। ये कहते ही वो उस पर अटैक करता है तो कैप्टन उससे बाल बाल बचकर नीचे झुक जाता है और अपनी वुडन स्वॉर्ड की मदद से लिनफी की स्वॉर्ड को हवा में ऊपर उछाल देता है। ये देखकर लिनफी थोड़ा सा सरप्राइज होता है और वो उस स्वॉर्ड की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि ये स्वॉर्ड तो लाओ ज़ेंग की है और उसे अचानक से फिर लाओ ज़ेंग की याद आती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस स्वॉर्ड को पकड़ता है और कैप्टन पर एक जोर से आकर वार करता है, जिससे वो उस वुडन स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देता है और कहता है कि तुम लोग उसे भूल गए हो मगर मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगा। ये सुनने के बाद कैप्टन कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे लगा था कि शायद वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है मगर शायद तुम भी उसे हमारे ही जितना लाइक करते हो। ये कहने के बाद वो एक वुडन स्वॉर्ड उठाकर आता है और कहता है कि अब आओ, अब हमला करके दिखाओ। तो लिनफी जैसे ही उस पर दोबारा अटैक करता है तो इस मर्तबा कैप्टन अपने असली स्किल्स उसे दिखाता है, जिस पर लिनफी को अब मार पड़नी शुरू होती है। तो वो कहता है कि कैप्टन जरा हल्का हाथ रखो, मगर कैप्टन उस पर जरा भी तरस नहीं खाता। तो लिनफी कहता है कि अगर इस तरह ही लड़ना है तो फिर रात के टाइम पे आना, मगर कैप्टन उसकी जमकर धुलाई करना शुरू करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि होंग जी एक ओल्ड लेडी के साथ बैठी हुई होती है और वो उसे दिलासा दे रही होती है कि आप फिक्र ना करें, हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। इतने में नाइट वॉच बूढ़े आदमी के साथ वहाँ पर आता है और वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ से कहता है कि देखा मैंने कहा था ना, हम इसे ढूंढ लेंगे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नाइट वॉच रात के टाइम पे एंजॉयमेंट करने के लिए गुब्बारे फोड़ते हुए एक टेडी बेयर जीत कर वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ शाओनान वो लिनफी पर नजर रखे हुए होता है। अचानक वो कैमरे के जरिए जूम करके देखता है तो उसे पता चलता है कि लिनफी के हाथ में कोई चीज है। वो असल में लाओ ज़ेंग का दिया हुआ सिक्का होता है। और लिनफी लाओ ज़ेंग से कहता है कि मैंने अपनी दुनिया को तुम्हारी दुनिया के साथ एक्सचेंज कर लिया है, अब मैं तुम्हें अगले 10 साल तक पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखूंगा, तुम कभी भी मेरी यादों से गुम नहीं हो सकते। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।